गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इसके पिछली क्लासेस में हम लोग देखा था पॉलीमर के बारे में, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन देखा गया था। उसी के आगे हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, जबकि इसके पिछली क्लासेस में इन ग्रुप तक हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का डिफाइन क्या हमें करना है, तो नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट इन द पॉलीमर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोनोमरिक यूनिट, ठीक है। ये मोनोमेरिक यूनिट डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आपको बता देगा, ठीक है ना। ये इसका डिफिनेशन हुआ। इट इज डिनोटेड बाई एन डी आर डी पी, ठीक है ना। अगर डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को डिनोट करना है तो आप सिंपल सा ये स्मॉल एन से, डी से या फिर डी स्मॉल पी से भी हम डिनोट कर सकते हैं। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉलीमर इज डिनोटेड बाई एम, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हम मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहते हैं पॉलीमर का, तो वो भी निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे हमें पता है एक मोनोमर का अगर हम मान लीजिए वेट, हम इसका मॉलिक्यूलर जो मास है उसको निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसको निकाल लें और उसके बाद हम ये पता कर लें कि आखिरकार उस पॉलीमर में कितने नंबर ऑफ मोनोमरिक यूनिट हैं। अगर उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो निकल आएगा, ठीक है ना। यही चीज़ यहाँ बताई गई हैं कि यहाँ पे आपका यम आपका क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। यम जीरो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मोनोमरिक यूनिट, ठीक है ना। तो यम जीरो क्या आपका है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास है मोनोमरिक यूनिट का। और डी पी एम क्या है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। अब डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बताया गया है, ये क्या होता है, नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट, ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हैं द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट, ठीक है ना। बेसिक सॉरी, अब यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है, द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट। कोई भी जो मोनोमेरिक यूनिट है वो कितनी बार रिपीट हुई है वो आपका बताता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलर मास हुआ मोनोमेरिक यूनिट का और कितने रिपीटिंग यूनिट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तब आपका मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है। द डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन may vary over wide range from a few unit 5 to 10,000 एंड मोर, ठीक है ना। जो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है, जो उसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है वो 5,000 से 10,000 तक वेरी करते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक हो सकते हैं। पॉलीमर विथ हाई डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आर कॉल्ड हाई पॉलीमर, while those with low degree of polymerization are known as ओलिगोमर, ठीक है ना। तो जिसमें ज़्यादा पॉलीमराइजेशन होता है, अगर जिसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ज़्यादा होती है उसको हम लोग हाई पॉलीमर बोलते हैं। अगर जिसमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कम होती है उसको हम लोग ओलिगोमर बोलते हैं, ठीक है ना। ओलिगोमर ए कंपाउंड विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन मोनोमर एंड पॉलीमर नॉर्मली हैविंग लेस देन 100 मोनोमरिक यूनिट, ठीक है ना। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए एक मोनोमर, ठीक है, से ज़्यादा हो मोनोमेरिक यूनिट हो और 100 से कम हो मोनोमेरिक यूनिट, तो अगर ऐसा कोई पॉलीमर मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोमर, ठीक है ना। सिंपल सा, अगर मान लीजिए एक मोनोमर यूनिट से ज़्यादा है और 100 से कम है पॉलीमर की यूनिट है तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोमर बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शनलिटी आखिरकार क्या होती है। फंक्शनलिटी मीन्स द नंबर ऑफ बॉन्डिंग साइट इन मोनोमर्स फॉर सबस्टेंस टू एक्ट एज मोनोमर इट मस्ट हैव टू रिएक्टिव साइड, ठीक है ना। बेसिकली फंक्शनलिटी किसी भी पॉलीमर को रिएक्शन करने के लिए सहायता प्रदान करती है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी पॉलीमर बनाने वाले मॉलिक्यूल में अगर बॉन्डिंग साइट, रिएक्टिव साइट अगर नहीं होंगे तो पॉलीमर नहीं बना सकते या फिर पॉलीमराइजेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड डिफाइन इट्स फंक्शनलिटी, ठीक है ना। किसी भी मॉलिक्यूल में कितने फंक्शनल ग्रुप, कितने क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं वो उस मॉलिक्यूल की फंक्शनलिटी को डिफाइन करता है, ठीक है ना। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे ये आप देखिए एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड में देखेंगे आप लोग CH3COH है, यहाँ पे एक फंक्शनलिटी होगी क्योंकि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है एक फंक्शनल ग्रुप है। उसी प्रकार से ये मेलोनिक एसिड है, यहाँ पर आप देखेंगे दो फंक्शनल ग्रुप है, इससे रिएक्टिविटी दो ही। इसका रिएक्टिविटी कहने का मतलब हुआ कि ये दो मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर सकता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक OH आपका बाहर निकल जाएगा यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। तो यहाँ से आप बाइंड बन जाएगा। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी बताने का मतलब है, बाइंडिंग साइट कहने का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल है दो मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो सकता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपका इथाइल अल्कोहल है, एक इसमें होगा,
ये आपका इथाइल ग्लाइकॉल है। यहाँ पे भी आपके 2 हैं क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। आपके लैक्टिक एसिड है, यहाँ पे लैक्टिक एसिड में आपका 2 होंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से एक होगा, दूसरा आपका एसिड ग्रुप की वजह से होगा, ठीक है ना। अब टार्टरिक एसिड में अगर देखेंगे तो एक यहाँ पे है, 2 यहाँ पे हैं और एक यहाँ पे है, ठीक है ना। तो टार्टरिक एसिड में 4 बाइंडिंग साइट होती है या फिर रिएक्टिव साइट होती है या फिर 4 इसकी फंक्शनलिटी होती है, ठीक है ना। वहीं पे विनाइल क्लोराइड में देखेंगे आप लोग, इसकी बाइंडिंग साइट केवल एक होती है, जो होती है आपकी डबल बाइंड की वजह से, ठीक है ना। जो डबल बाइंड है जब एक ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको बांड बनता है, तो इसकी वजह से इसमें 2 होती है, क्योंकि जब बांड ब्रेक करेगा तो एक बांड यहाँ बनेगा, प्लस कोवैलेंट बांड इसमें बनता है पॉलीमर में, तो एक बांड यहाँ बनेगा, एक बांड यहाँ बनेगा। इसकी वजह से यहाँ पे इसकी फंक्शनलिटी 2 होती है। स्टाइलिन में आपका 4 होंगे, क्योंकि 2 बांड है, यहाँ पे 2 बांड जब ब्रेक करेगा तो इसमें 4 बांड बन सकते हैं, ठीक ना। तो सम कंपाउंड डू नॉट कंटेन एनी रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप बट दे प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल मेक्स देम बाई फंक्शनल और पॉली फंक्शनल, ठीक ना। जैसे देखते हैं फंक्शनल ग्रुप, जैसे आपके एल्कोहल एसिड ग्रुप होते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड होता है, एस्टर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपके फंक्शनल ग्रुप हुए। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे डबल बांड ट्रिपल बांड, इनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन ये जब उनके बांड ब्रेक करते हैं, जो कोवैलेंट बांड के थ्रू बनते हैं, तो इनमें भी एक बाइंडिंग साइट आ जाता है, जिसकी वजह से ये भी बाई फंक्शनल या फिर पॉली फंक्शनल हो जाते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर देखते हैं। पॉलीमर आर क्लासिफाइड एज फॉलो। पहले आपको पॉलीमर डिफाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मोनोमर। अगर कैसा टाइप ऑफ मोनोमर क्या मतलब हुआ कि इसमें कितने प्रकार के मोनोमर अटैच है, ठीक है ना। मतलब हो सकता है सेम टाइप ऑफ मोनोमर इसमें अटैच हुए हों, या फिर हो सकता है डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर अटैच हुए हों, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं पॉलीमर को 2 भागों में बांटा गया है, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, ठीक है ना। होमोपॉलीमर में होता क्या है, जब सेम टाइप ऑफ पॉलीमर बार बार रिपीट होकर वही पॉलीमर बनाते हैं जाते हैं, तो ऐसे पॉलीमर को हम बोलते हैं होमोपॉलीमर। जबकि कोपॉलीमर में डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल रिपीटिंग मॉलिक्यूल अटैच होते हैं और उनकी रिपीटिंग बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको देख सकते हैं, एग्जाम्पल तौर पर देखेंगे, ये आपका पॉलीथीन जो होता है, ठीक है। पॉलीथीन में आप लोग जानते हैं इसमें जो CH2 ये इसकी रिपीटिंग यूनिट होती है, ठीक है ना। ये आपकी इसकी रिपीटिंग यूनिट होती है और यही बार बार रिपीट होकर पूरा पॉलीइथाइलिन का स्ट्रक्चर बना देता है। तो ऐसे अगर पॉलीमर मिल रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम हैं होमोपॉलीमर, ठीक है ना। लेकिन कोपॉलीमर में क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं रिपीटिंग यूनिट बनाने के लिए, ठीक है ना। जैसे जानते हैं हम लोग हेक्सामिथाइल डाइएमिल था, ठीक है, हेक्सामिथाइल डाइएमिल और एडिपिक एसिड, ठीक है ना। एडिपिक एसिड ये डिफरेंट टाइप ऑफ, ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी भी रिपीटिंग यूनिट को बनाने के लिए। तो अगर ऐसा कोई भी पॉलीमर बन रहा है इस तरीके से तो उसको बोलते हैं कोपॉलीमर, ठीक है ना। तो देखते हैं पहले, पॉलीमर विच आर फाउंड बाय द ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर आर कॉल्ड होमोपॉलीमर, ठीक ना। जिसे जानते हैं एक ही टाइप ऑफ मोनोमर से अगर कोई भी पॉलीमर का निर्माण हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग हैं होमोपॉलीमर, ठीक है। एग्जाम्पल को तब दे सकते हैं, स्टार्च की जो रिपीटिंग यूनिट होती है वो आपका ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज की रिपीटिंग यूनिट वो खुद ही ग्लूकोज होता है। ग्लाइकोजन में आपका पूरा ग्लूकोज पाया जाता है उसको रिपीटिंग यूनिट में। डेक्स्ट्रिन में भी ग्लूकोज होता है। इनुलिन में एक फ्रक्टोज पाया जाता है, ठीक है। रिपीटिंग यूनिट के बारे में बोल रहा हूँ मैं, इसकी जो रिपीटिंग यूनिट होगी ये फ्रक्टोज होती है, ठीक है ना। मान लीजिए फ्रक्टोज ही बार बार रिपीट होकर वही इनुलिन बनाता है, ठीक ना। आपका पॉलीइथाइलिन जैसा बताया मैंने, इसकी रिपीटिंग यूनिट होती है इथाइलिन। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो इसे बोलते हैं PVC, इसकी रिपीटिंग यूनिट होती है विनाइल क्लोराइड, ठीक ना। और यही बार बार ऐड होते होंगे, ठीक ना, यही बार बार ऐड होकर पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाते जाते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से आपका टेफ्लॉन होता है, ठीक ना। ये आपका टेट्राफ्लोरोइथाइलिन इसमें होता है। नायलॉन 6 होता है, ये आपका है कैप्रोलैक्टम इसमें होता है। पॉलीस्टाइरीन में आपका स्टाइरीन होता है। और लॉन में आपका विनाइल साइनाइल होता है, ठीक है। उसी प्रकार से पॉलीविनाइल एस्टेट में आपका विनाइल एस्टेट होता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे बताया जाता है ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेम टाइप ऑफ मोनोमरिक यूनिट रिपीटिंग यूनिट इन्वॉल्व होती है एक होमोपॉलीमर को बनाने के लिए, ठीक है ना। जबकि कोपॉलीमर में क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट इन्वॉल्व होती है उस पॉलीमर को बनाने के लिए, ठीक है ना। तो पॉलीमर विच आर फाउंड बाई मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर आर नोन एज कोपॉलीमर, ठीक है ना। जब एक से ज़्यादा प्रकार के
मोनोमर के द्वारा किसी भी पॉलीमर का निर्माण होता है तो उसको हम बोलते हैं कोपॉलीमर, ठीक है ना। तो ये आप पहला एग्जाम्पल इसको देख सकते हैं, सेरन। इसे आपका इसमें कौन कौन से मोनोमर इस्तेमाल होते हैं, आपका होता है पहला विनाइल क्लोराइड एंड विनाइलिडीन क्लोराइड इसमें होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप आपके पॉलीमर हैं। आपका ब्यूना यस होता है और एस बी आर इसको बोलते हैं। इसमें स्टाइरिन और ब्यूटाडीन इस्तेमाल होता है मोनोमर के तौर पे। एस एन होता है आपका सैन, यहाँ पे स्टाइरिन होता है और एक्रोनाइट्राइल होता है, ठीक है। इसमें दो डिफरेंट टाइप आपके मोनोमर इन्वॉल्व होते हैं। एबीएस आपका है, यहाँ पे देखेंगे आप एक्रोनाइट्राइल है, ब्यूटाडाइन है और स्टाइराइन है, ठीक है ना। यहाँ पे तीन तरीके से आपके मोनोमर यूनिट इन्वॉल्व हैं इस पॉलीमर को बनाने के लिए, ठीक है ना। नारायण 6 है जो आपका हेक्सामेथाइल डाइमीन होता है और एडिपिक एसिड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोप पॉलीमर में दो डिफरेंट टाइप आपके पॉलीमर इन्वॉल्व हैं उस पॉलीमर को बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसे पॉलीमर को बोलते हैं हम लोग हैं कोपॉलीमर, जबकि होमोपॉलीमर में सेम टाइप ऑफ पॉलीमर सेम टाइप ऑफ मोनोमर इन्वॉल्व थे उस पॉलीमर को निर्माण करने के लिए, और ऐसे पॉलीमर को हम बोलते हैं होमोपॉलीमर, ठीक है। अभी आपका एक और एग्जाम्पल इसका है ब्यूटाइल रबर। इसमें आइसोब्यूटाइलिन एंड आइसोप्रीन होता है। टेरिलीन है, इसमें टेरिथेलिक एसिड एंड डाइमिथाइल ग्लाइकॉल इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर इन्वॉल्व हो रहे हैं कोपॉलीमर के केस में, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पहला एग्जाम्पल हमने देखा था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोनोमर, ठीक है ना। तो मोनोमर कितने टाइप ऑफ मोनोमर इन्वॉल्व हो रहे हैं, सेम टाइप के मोनोमर इन्वॉल्व हैं कि डिफरेंट टाइप के मोनोमर इन्वॉल्व हैं उस पॉलीमर बनाने के लिए। तो अब हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द सोर्स, ठीक है ना। नेचुरल पॉलीमर होगा यहाँ पे, ठीक है, नेचुरल पॉलीमर हो सकता है, यहाँ पे बायो पॉलीमर होंगे, ठीक है ना, ऐसा कुछ होंगे, सिंथेटिक पॉलीमर होंगे, ठीक है। सोर्स मतलब इनका स्रोत क्या है, अगर नेचुरली पाए जा रहे हैं कि मैनमेड हैं या फिर सेमी सिंथेटिक है या फिर बायोमॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये बायो पॉलीमर है, इस प्रकार से इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो पहला हम लोग देखते हैं नेचुरल सोर्स, नेचुरल पॉलीमर जो हमें प्रकृति से पाए जाते हैं। तो पॉलीमर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल एंड प्लांट आर नोन एज नेचुरल पॉलीमर, ठीक है ना। ऐसे कोई पॉलीमर हैं जो जंतु या पौधों से पाए जाते हैं, ऐसे पॉलीमर को बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर। और एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं आपका पॉलीसैकेराइड जो ग्लूकोज से मिलता है, ठीक है ना, इसकी मोनोसैकेराइड यूनिट होती है। प्रोटीन आपका इसका अमीनो एसिड होता है, ठीक है ना, इसका जो मोनोमर होता है वो आपका अमीनो एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है। सिल्क का आपका अमीनो एसिड होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें देख रहे हैं जो मोनोसैकेराइड होते हैं, अमीनो एसिड है, न्यूक्लियोटाइड है, ये सब आपकी नेचुरली अकरिंग पाई जाने वाले, ठीक है, चीज़ है ना। ये आपके सब चीज़ें, जैसे मोनोसैकेराइड क्या होता है जंतु से मिलता है, अमीनो एसिड भी जंतु से मिल सकता है, न्यूक्लियोटाइड आपका जंतु में मिलता है, अमीनो एसिड आपके ये आपके पौधों में पाए जाते हैं और एनिमल में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे सोर्स इसका क्या है, जंतु या पौधे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कोई भी अगर अमीनो एसिड ऐसे कोई भी अगर मोनोमर यूनिट के द्वारा पॉलीमर बनाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा आपका बायो पॉलीमर। द नेचुरल पॉलीमर विच टेक पार्ट इन मेटाबॉलिक प्रोसेस आर नोन एज बायो पॉलीमर, ठीक है ना। ऐसे नेचुरल पॉलीमर जो ऐसे प्रकृति में पाए जाने वाले पॉलीमर हों जो हमारे शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाओं को करने में सहायता देते हैं, वैसे पॉलीमर को हम बोलते हैं बायो पॉलीमर। और वो पॉलीमर हो सकते हैं आपके पॉलीसैकेराइड हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकता है, आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है, ठीक ना। आप जानते हैं डीएनए, आरएनए और डीएनए न्यूक्लिक एसिड होते हैं और न्यूक्लिक एसिड बने होते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड से, और वही न्यूक्लियोटाइड आपके बार रिपीट होकर आखिरकार आरएनए या फिर डीएनए बनाते हैं, ठीक ना। ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। अब सेमी सिंथेटिक पॉलीमर विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर आर नोन एज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है ना। ऐसे पॉलीमर जो नेचुरल पॉलीमर से पॉलीमर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कोई नेचुरल पॉलीमर है, उसके द्वारा हम प्रोसेस करके उस नेचुरल पॉलीमर को उस पर भी हम एक नया पॉलीमर बना देते हैं, तो ऐसे को बोलेंगे हम, ऐसे पॉलीमर बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द सेमी सिंथेटिक पॉलीमर आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सेलुलोज, ठीक है ना। और सभी मोस्ट ऑफ द मतलब सारे लगभग जितने भी पाए जाते हैं पॉलीमर सेमी सिंथेटिक वाले पॉलीमर, वो सारे सेलुलोज के द्वारा ही बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं सेलुलोज एस्टेट आपका ये सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है। सेलुलोज नाइट्रेट ये भी आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है। सेलुलोज जेंथेट एंड रियान ये सारे आपके सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं। अब देखते हैं सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है ना। तीसरा आपका ये यहाँ पे तीसरा होगा, ठीक है। बायो पॉलीमर हम लोग पहला देखे नेचुरल पॉलीमर, दूसरा बायो पॉलीमर, तीसरा देख रहे हैं ये आपका, ठीक है, तीसरा देखा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और आपका ये चौथा होना चाहिए डी, ठीक है, आपका सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है ना।
मैन मेड पॉलीमर दैट इज पॉलीमर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी आर नोन एज सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है ना। ऐसा पॉलीमर जिसे लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में बनाया जाता है, ऐसे पॉलीमर को हम बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर, या फिर आदमियों द्वारा, मानव द्वारा, जो कृत्रिम द्वारा निर्मित ऐसे कोई पॉलीमर होता है उसको हम सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथाइलिन, पॉलीस्टाइरीन, सेरेन, नायलॉन 6, नायलॉन 66, नायलॉन 610, टेरिलीन, टेफ्लॉन, ये सब जितने भी पॉलीमर होते हैं ये सब सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं, ठीक है ना। और ये सारे सारे लगभग केमिकली होते हैं, ठीक है ना, केमिकल द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे नायलॉन 6 जानते ही हैं, ये नायलॉन 6 एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइल डाइमीन के द्वारा बनाया जाता है। पॉलीस्टाइरीन स्टाइरीन के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से बोल सकते हैं कि सिंथेटिक पॉलीमर सारे मैन मेड पॉलीमर होते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द शेप, अब हम इनके आकार के द्वारा, आकार के आधार पर इन पॉलीमर को कितने भागों में बांट सकते हैं उसको देखते हैं। लीनियर पॉलीमर, ठीक है ना। लीनियर पॉलीमर मतलब क्या हुआ, एक रेखीय फॉर्म में एक पॉलीमर होता है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलीमर। तो पॉलीमर हो स्ट्रक्चर आर लीनियर, ऐसा कोई पॉलीमर हो जिसका स्ट्रक्चर, जिसकी संरचना रेखीय फॉर्म में हो, आर नोन एज लीनियर पॉलीमर, ठीक है ना। ऐसी कोई पॉलीमर हो जिसकी संरचना कुछ रेखीय फॉर्म में होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलीमर। द वेरियस लीनियर पॉलीमेरिक चेन आर स्टक्ड ओवर वन अनदर गिव अ वेल पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, एक पॉलीमर ये है, इसके ऊपर एक और पॉलीमर अटैच हो जाएगा, इस प्रकार से ये एक के ऊपर एक संरचना बनाते जाते हैं। और यहाँ पे नोटिस करेंगे इनका जो मतलब काफ़ी अच्छे से एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, जिसकी वजह से इनमें काफ़ी अच्छा हाईली ऑर्डर फॉर्म में रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट इनमें होते हैं, हाई टेंसाइल होते हैं, हाई स्ट्रेंथ इनमें होती है, ठीक। क्योंकि इनमें जो आर्डरनेस होता है इनके मॉलिक्यूल के बीच में काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं द चेन हैज़ हाईली आर्डर विथ रिस्पेक्ट टू वन अदर, द स्ट्रक्चर इज क्लोज पैक इन नेचर, ठीक है। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए एक रेखी है, ठीक है, दूसरी रेखा इसके ऊपर आ गई, इस प्रकार से ये होता है कि इनके बीच में स्पेस कम होता है, ठीक है। इसके पास इससे क्या होता है, इनमें काफ़ी क्लोज एक दूसरे से होते हैं, और इतने क्लोज होने के बाद ये इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है ना। और उनका इसका कारण क्या होता है, आर्डरनेस, इनमें काफ़ी ज़्यादा आर्डर के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ना। ये ऑल फाइबर आर लीनियर पॉलीमर, ठीक है, जितने भी फाइबर्स होते हैं वो सभी लीनियर पॉलीमर होते हैं। एग्जाम्पल आर सेलुलोज, सिल्क, नायलॉन, ठीक है ना, और टेरिलीन, ये सभी पॉलीमर जो होते हैं आपके लीनियर पॉलीमर हैं। लीनियर पॉलीमर में भी कंडेंसेशन एज वेल एडिशन पॉलीमर, ठीक है। जो लीनियर पॉलीमर होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, वो कंडेंसेशन पॉलीमर या फिर एडिशन पॉलीमर के द्वारा बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल आर सेलुलोज, पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड, नायलॉन, टेरिलीन, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल हमको बताया गया पहले ही। लीनियर पॉलीमर में भी कंडेंसेशन एज वेल एडिशन पॉलीमर, जैसे बताया गया कि लीनियर पॉलीमर जो होंगे आपको हो सकता है वो एडिशन पॉलीमर हो या फिर कंडेंसेशन पॉलीमर हो सकते हैं। एग्जाम्पल तो देख सकते हैं सेलुलोज, पॉलीपेप्टाइड, न्यूक्लिक एसिड एंड नायलॉन और टेरिलीन, ठीक है ना, इतनी चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर होता क्या है। लीनियर पॉलीमर में क्या देखा हम लोगों ने, एक के ऊपर एक जो पॉलीमर होते हैं स्टैक होते जाते हैं, एक के ऊपर एक चिपकते जाते हैं, इस प्रकार से बनता है आपका लीनियर पॉलीमर, ठीक है ना। लेकिन ब्रांच चेन पॉलीमर में क्या होता है, इस पॉलीमर में एक चेन फॉर्म में होते हैं, जैसे आप एक कुछ इस प्रकार से हुआ, एक अमीनो एसिड यहाँ किसी अटैच हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से ये ब्रांच के फॉर्म में हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पॉलीमर को बन रहे हैं जिसको बोलते हैं ब्रांच पॉलीमर। तो देखते हैं पहले, ब्रांच चेन पॉलीमर आर दोज इन विच मोनोमरिक यूनिट कंस्टिट्यूट ए ब्रांच चेन, ठीक है ना। जो मोनोमरिक यूनिट होती है वो ब्रांच चेन बनाती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रांच दीज पॉलीमर डू नॉट पैक वेल, ठीक है ना। क्योंकि अब बताया जा रहा है कि मोनोमरिक यूनिट क्या करते हैं, ब्रांच बना देते हैं। ब्रांच होने की वजह से, जैसा कि जो हम लीनियर पॉलीमर में देखा गया था कि एक के ऊपर एक पॉलीमर जब अटैच हो जाते थे, स्टैक होते थे, तो काफ़ी अच्छे से स्टैक होते थे। अब यहाँ पे ब्रांच चेन होने की वजह से इसमें पॉलीमर में क्या होगा, अच्छे से वेल पैक नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पे हैं। एज ए रिजल्ट ब्रांच चेन पॉलीमर हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी इनकी कम होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कंपेयर टू लीनियर पॉलीमर, ठीक है। तो इनकी डेंसिटी भी कम होती है, स्ट्रेंथ भी कम होती है, किसकी तुलना में, लीनियर पॉलीमर के तुलना में, ठीक है ना। तो ब्रांच चेन पॉलीमर में भी एडिशन एज वेल कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है ना। ये भी आपका ये ब्रांच चेन पॉलीमर हो सकता है, एडिशन पॉलीमर हो या फिर कंडेंसेशन पॉलीमर के थ्रू बनाया जा सकता है, ठीक है।
एग्जाम्पल के तौर पे एमाइलोपेक्टिन आपका होगा, ग्लाइकोजन होगा, लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं LDPE बोलते हैं, ठीक है, लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन को, ठीक है, ये आपका हुआ है। ऑल वेल्कनाइज्ड रबर, ठीक है ना, जितने भी रबर होते हैं, वेल्कनाइज जो रबर होते हैं वो भी आपके ब्रांच चेन पॉलीमर के उदाहरण हैं, ठीक है। एक क्रॉस लिंक हम लोग देख रहे हैं, पॉलीमर क्या होता है। क्रॉस लिंक इन दीज पॉलीमर द इनिशियली फॉर्म्ड लीनियर पॉलीमेरिक चेन आर ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, ठीक है। होता क्या है, जैसे ब्रांच चेन में जो संरचना बनती है मोनोमरिक यूनिट के द्वारा, अब यही होगा क्या, इस चेन के लिए मान लीजिए किस प्रकार से ब्रांच चेन बन गई, ठीक है, वापस में एक अटैच हो जाएगा और इस प्रकार से संरचना बनती जाती है। और इस प्रकार से आपकी क्रॉस लिंक होता क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे मोनोमरिक यूनिट एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते रहते हैं और कभी कभी ये लीनियर पॉलीमर के तौर पे एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, फिर उसमें से ब्रांचिंग हो जाती है। इससे होता क्या है, इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, दीज पॉलीमर आर हार्ड, रिजिड एंड ब्रिटल होते हैं, ठीक है ना। ब्रिटल मतलब अगर आप तोड़ोगे इसको तो टूट जाते हैं, ठीक है ना। क्रॉस लिंक पॉलीमर आर ऑलवेज कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। बस इसमें अंतर ये होता है कि जो क्रॉस लिंक जो पॉलीमर होते हैं ये हमेशा कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं, जबकि हम लोगों ने देखा था लीनियर और ब्रांच जो पॉलीमर होते हैं वो आपके कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। उसके अलावा आपको वो एडिशन पॉलीमर भी होते हैं, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल पे तौर पे देखेंगे, रेजिन क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है, ठीक है ना। जो रेजिन मॉलिक्यूल होता है वो आपका रेजिन जो पॉलीमर होता है आपका वो क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में लोग यहीं रखते हैं।